नसरुल्लाह मलिक साहब, ब्रीफली इस पर कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और वो ये है कि आप किस तरह से देख रहे हैं, हबीब साहब कह रहे हैं कि एक पैटर्न है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये पैटर्न क्या ये 2018 में भी था? उस वक्त भी दहशतगर्द हमले शुरू हो गए थे, याद दहानी के लिए बता दीजिए, या 2013 में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो यही मामले ये जानबूझ के बनाए जाते हैं? क्योंकि आज तो ये कहा गया कि ये इंडिया की तरफ से प्लान्ड है। डू यू एग्री टू इट? देखें, एक बात तो हबीब अकरम साहब की उससे इत्तेफाक किया जा सकता है कि जब भी स्टेबिलिटी की बात होती है, जब भी मुल्क के अंदर आइन और कानून के तहत चीज़ें आगे बढ़ने का मामला आता है, तो आपकी मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो उस वक्त टारगेट करती हैं पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान किसी बहरान से बाहर ना निकल सके। अब रही बात जो गैर कानूनी लोग पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनको निकालने का फैसला, तो मेरे ख्याल में ये किसी सियासी जमात की हुकूमत के दौरान मुमकिन नहीं था। अगर आप तसव्वुर कीजिए कि पीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती, कभी फैसला न करती। अगर केपी के अंदर मौलाना फजल रहमान की हुकूमत होती, वो कभी फैसला न करते। एमएमए की हुकूमत होती। तो ये फैसला करने के लिए आपको कम से कम ऐसा माहौल दरकार है जिसमें लोग इलाकाई सियासत, वोट बैंक को जो है वो पसे पुश डालकर इसको ये फैसला करते। अब प्रॉब्लम इस वक्त हमें जो फेस हम कर रहे थे वो ये था कि मुल्क की इकानमी के अंदर जो बड़े बड़े हमें नुकसान पहुंचाए जा रहे थे, उसमें इन तारकी जो गैर मुल्की मुकीम है पाकिस्तान के अंदर, उनका एक बड़ा हाथ था। फिर दूसरा, टेररिज्म के हवाले से एक बड़ी तादाद जो है वो जो पनाह लेती है इन लोगों के पास जो वहाँ पाकिस्तान में मुकीम है, जिनके पास ना डॉक्यूमेंट्स हैं, जो यहाँ पे आए और यहाँ पे अपने उन्होंने घर बना लिए, बड़े बड़े मोहल्लात खड़े कर लिए, उन घरों से वो उनको सपोर्ट भी मिलती है, उन्हें पनाह भी मिलती है। इसलिए पाकिस्तान को जो पिछले एक साल से टेररिज्म की एक नई लहर का सामना था, उसका एक बेहतरीन हल ये था कि हम तमाम उन गैर मुल्कियों को निकाल दें जिनके पास दस्तवाज़ात नहीं है, और ये क्लियर हो जाए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा पाकिस्तान में वो रहेगा। तो आपके ख्याल में ये एक वजह ये भी हो सकती है ठीक फैसला कि पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। तो तीसरी वजह, अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, अफगानिस्तान से बार बार हम ये कह रहे हैं कि वहाँ की सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करने दिया जाए, जिसपे वहाँ की जो अफगान हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत, वो ये कहती है कि बहुत से लोग यहाँ से जा चुके हैं और बहुत से लोग जिन तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बड़ा ऑपरेशन करने के मूड में अफगान हुकूमत नजर भी नहीं आती। तो वो जो इन पनाहगाहें जो वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ से लोग जब पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो फिर सपोर्ट मिलती है उन लोकल ग्रुप्स को जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑलरेडी लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर फैसला है। इसको आज नहीं तो कल आपको करना ही था। स्ट्रेटजी बाकायदा बनानी शुरू कर दी गई थी उस वक्त जब ये टेररिज्म की लहर आई थी। तो मेरे ख्याल में अगरचे उसको शायद इतना ओपन ना किया गया हो, लेकिन स्ट्रेटजी इख्तियार कर ली गई और यही मुमकिन था इतनी उजलत में, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा सर, मूविंग ऑन, मलिक साहब आपसे ही सवाल है। आज फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया 1 साल 2.5 माह के बाद। एक मुकदमा दर्ज हुआ कि जनाब इस्लामाबाद में फलां सड़क के ऊपर शहबाज गिल को पकड़ा गया था। ये रहनुमा वहाँ पे आए और इन्होंने आके नारेबाजी शुरू कर दी कि शहबाज शरीफ को रिहा करो। मैं आपको FIR का मतन बता रहा हूँ, उसमें धमकी की दफ़ा लगी हुई है, उसमें लाउड स्पीकर एक्ट भी लगा हुआ है, उसमें हिंडर करना कि जनाब आवाम के जो मामूलात ज़िंदगी हैं उनके अंदर ये लोग इन्होंने रखना डाला। खैर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। असद कैसर को कल गिरफ्तार कर लिया। लोग बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मतलब हर बंदा ये बात कर रहा है कि भाई इस्तेहकाम पार्टी के जलसे में नहीं गए फवाद साहब, तो इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये इंप्रेशंस अच्छे तो नहीं है नसरुल्लाह मलिक साहब, और इनका कोई फ़ायदा होगा क्या आपके ख्याल में? देखिए, ये बात इस लिहाज से ये भी दुरुस्त है कि एक सियासी जमात ये गिला शिकवा करती नजर आती है कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उन्हें जलसे करने की इजाज़त नहीं है या उनके लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए, असद कैसर साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने स्वाबी के मेडिकल कॉलेज में जो तिब्बी आलात खरीदे गए वहाँ पे करप्शन की है। अच्छा, मसला ठीक है, बाजू मरोड़ना भी हो सकता है, मसला ये भी हो सकता है कि किसी को प्रेशराइज करना भी हो सकता है, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कौमी असम्बली के अंदर जो भर्तियां की गई और जिस तरीके से भर्तियां की गई उसके बहुत से जिम्मेदारान हैं। सेनेट में जो भर्तियां की गई वो भी आपके सामने है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो लोग हुकूमत में बैठे होते हैं वो ये समझते हैं कि उन्हें अब कोई नहीं पूछेगा, वो ऐसी चीजें छोड़ जाते हैं जिसकी बुनियाद पर उनके ऊपर हाथ डाला जाता है। रहा मामला फवाद चौधरी साहब का, देखिए फवाद चौधरी साहब हों या वो लोग हों जो PTI से अलग इख्तियार करके साइड पे बैठ गए हैं,
उन्हें भी किसी न किसी जगह पे दबाव का सामना है। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, दबाव का सामना उनके ऊपर ये जरूर है कि अगर वो साइड पर होकर बैठते हैं या उनके माजी में अगर उनके लिए रू रियायत की गई तो वो कम से कम उन्हें सियासी मैदान में किरदार अदा करना चाहिए। ये रियायतें जब हासिल अब करते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ आईन और कानून के तहत ये दुरुस्त चीजें नहीं है, लेकिन अब जब फैसिलिटेट होते हैं तो उस फैसिलिटेशन की कुछ ना कुछ आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में जितने लोग ये फैसिलिटेट होते रहे, आप देखिए किन लोगों के खिलाफ मुकदमा जो थे उस जमाने में, तो जब आप हुकूमत में थे या हुकूमत से बाहर निकले, अपने कानून को अपने हाथ में ले लिया, आपने मुल्क की रियासत को ललकार दिया। आप कह रहे हैं कि there's a price to it और वो paying that। जो मेंटेन न रहने दिया, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लिया। जब आप कानून को जो है बलाए ताक रखकर एक ऐसी फोर्स बनना शुरू हो गए। सर सड़क पे एहतजाज, नसरुल्लाह साहब ऐसे माजरत के साथ मैं वैसे कह रहा हूँ, एक पुरअमन एहतजाज सड़क के ऊपर सब करते हैं, मतलब ये पर्चा हर एक पे तो नहीं हो रहा, ये वन साइडेड तो चल रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि किसी कौमी रहनुमा ने जाके थाने में अपने कारकुनों को छुड़ाने के लिए धक्के मारे हो, पुलिस अफसरान को और पुलिस मुलाजमीन को, और अपने कारकुनों को छुड़ाकर बाहर ले गया हो? सर उस वक्त क्यों नहीं था पर्चा हुआ? निचले लेवल पे कौंसल लेवल पे या निचले सियासतदान ये हरकतें करते हैं, किसी कौमी रहनुमा ने पाकिस्तान में शायद ये कभी हरकत नहीं की, लेकिन ये भी हमने देखा ही होगा। नसरुल्लाह मलिक साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से कि इमरान खान साहब और फिर जो हबीब साहब कह रहे हैं कि वो तो हंस सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, ऐसे लगता है बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं कि अगर यूं ही चलता रहेगा तो फिर तो कल एक की टांग खींचेगा, परसों दूसरा तीसरे की खींचेगा और फिर एक चक्कर ही चलता रहेगा। आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, मैं बस एहतराम हबीब अकरम साहब से ये उनका बयानिया बाय करने को तैयार नहीं हूँ कि इमरान खान साहब ने कोई उसूल की सियासत की है या वो उसूली तौर पर समझते थे कि ये दोनों जमातें चोर हैं और मैं इनके खिलाफ जहाद करता रहूँगा। इमरान खान साहब ने बड़ी कंप्रोमाइज सियासत की है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ मीडिया के अंदर या हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर इमरान खान साहब एक बासूल सियासतदान दिखाया गया है, बाकी सियासी जमातों को कंप्रोमाइज किस्म की सियासत करते दिखाया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि जो इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी के बारे में एक सोच रखते थे कि ये खानदान चोर है, उसी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इमरान खान साहब ने सलीम मांडीवाला जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने थे, अब्दुल कदूस बजंजो साहब को कहा था कि मेरे वोट आप इस्तेमाल कर लें और जाके डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए आप वोट डलवा दें। यही इमरान खान साहब थे, और यही इमरान खान साहब थे जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आया तो ये किसके साथ जाकर खड़े हो गए थे। यही इमरान खान साहब थे जब बलूचिस्तान के अंदर PMLN की हुकूमत गिराई गई तो इमरान खान साहब उस वक्त किसके साथ जो है वो खड़े थे जाके। और मैं समझता हूँ कि देखिए, एक माहौल बना दिया गया कि नहीं, खान साहब तो इन दो जमातों के साथ चलने को तैयार नहीं है, लेकिन खान साहब ने जहां अपना फायदा देखा, बल्कि अपनी जमात के अंदर ही, मैं आपको आजाद कश्मीर की मिसाल देता हूँ, सरदार तनवीर इलियास साहब वहां पे वजीर आजम थे और इमरान खान साहब ने परवेज खटक साहब को और असद कैसर साहब को वहां पे भेजा कि अगर वो हट जाते हैं तो हम अपना उम्मीदवार वहां पर लेकर आएंगे। उससे पहले वो क्यूम खान न्याजी को वज़ीर बना चुके थे, उसके बाद उसी फैसले को रिवर्स करके उन्होंने सरदार तनवीर इलियास खान को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनवाया था। और जब ये फैसला हो गया और उनके अनवर लक साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, वो PTI को छोड़ के पूरा ग्रुप दूसरी तरफ चले गए और वहां जाकर उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात ने, सारे मेंबरान ने मिलकर वोट दिया अनवर लक साहब को और उन्हें वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया। सर वो कौन सा उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आगे आपको लगता है कि मतलब चेंज होगा कोई? अगर मुझे चंद सेकंड दे दें। जी सर। ये दोबारा वापस उसी रोज लाहौर में जमान पार्क में आए, वोट डाल कर आए अनवर हक साहब को, चौधरी अनवर हक को, और आके इमरान खान साहब के पास आकर फिर PTI में शामिल हो गए। फिर सरदार क्यूम खान न्याजी PTI AJK के सदर बना दिए गए उसी महफिल के अंदर। हालांकि वो वोट डालकर आए थे इस बंदे को, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के PTI में चल गई, इसलिए कि खान साहब को ये सारी चीजें बताई गई थी और खान साहब ने इस पे कंप्रोमाइज किया। ऐसी नौबत आ गई जिसपे खान साहब का अपना सर्वाइवल या आपको उसको जरूरत पड़ गई कि उनका फायदा हो सकता है, खान साहब इत्तेहाद में भी जा सकते हैं, खान साहब कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं।